दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि नए नए विषयों पर ऑडियो और वीडियो हम बनाते रहे और आप तक पहुंचाते रहे। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ग्रो करने में मदद कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6। हमने 5वें चैप्टर में सुना कि पूना की हद में पेशवा बाजीराव द्वारा अछूतों पर मनुस्मृति से भी भयंकर किए जा रहे अत्याचारों से छुटकारा दिलाने की चाहत के साथ नाइक सोमनाथ और रामनाथ पेशवा के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शिरूर कैंप में ड्यूटी पर वापस आते हैं। मगर 5 दिन लेट होने की वजह से उन्हें 2 महीनों तक हर रात मेन गेट पर ड्यूटी की पनिशमेंट मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव अंग्रेजों पर पूर्ण शक्ति के साथ हमले के लिए 1 जनवरी 1818 का दिन चुनता है और अंग्रेजों पर जबरदस्त आक्रमण के लिए अपने सारे सरदारों और योद्धाओं को एकत्रित करने का आदेश देता है। उससे आगे खड़की और येरवड़ा युद्ध में हार के बाद पूना के पेशवा का शनिवार वाड़ा अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है। अंग्रेज उसे अपना मुख्य दफ्तर बना देते हैं और कर्नल बैर को उस दफ्तर का इंचार्ज बनाकर 17 नवंबर 1817 को शनिवार वाड़े पर ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा चढ़ाने का दिन मुकर्रर किया जाता है। कर्नल बैर खुश होता है क्योंकि पहली बार उसके हाथों से शनिवार वाड़े पर कंपनी का झंडा चढ़ने वाला होता है। मगर आखिरी वक्त में जब उसे जनरल स्मिथ का संदेश मिलता है कि शनिवार वाड़े पर झंडा बालाजी पंत नातू के हाथों से चढ़ाया जाएगा, तो कर्नल बैर पहले तो दुखी होता है, मगर इसके पीछे की जनरल स्मिथ की गहरी चाल को भांपकर वह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अपने दफ्तर में बालाजी पंत नातू के इंतजार में बैठ जाता है। बालाजी पंत नातू जो कभी पेशवा बाजीराव का सरदार था, मगर पेशवा की हेकड़ी और क्रूरता से खफा होकर वह अंग्रेजों के पाले में आकर उनका खासम खास सलाहकार बन जाता है, जिस वजह से अंग्रेज उसे इनाम के तौर पर शनिवार वाड़े पर पहली बार झंडा चढ़ाने का ऐतिहासिक मौका देते हैं। कर्नल बैर चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने दफ्तर में बालाजी के इंतजार में बैठा होता है। तभी किसी जीन की तरह अचानक बालाजी पंत नातू चीत पावन ब्राह्मणों के वस्त्रों में बन संवर कर सामने प्रकट हो जाता है। बधाई हो कर्नल साहब, आप लोगों ने तो पेशवा से इस शनिवार वाड़े को छीन लिया। कर्नल बैर हाथ से इशारा कर बालाजी नातू को सामने बैठने के लिए कहता है। थैंक यू मिस्टर बालाजी पंत नातू, प्लीज टेक अ सीट। कुर्सी पर बैठते ही बालाजी पंत नातू पेशवा बाजीराव की कमियां गिनाने लगता है। ये अहंकारी बाजीराव किसी की नहीं सुनता है, यहाँ तक कि मेरे जैसे चितपावन ब्राह्मणों की भी नहीं। इसका पेशवा बने रहना मेरे लिए तो सिर दर्द है। ये सुनते ही कर्नल बैर के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभरती है। आपका सरदर्द काम करना वास्ते ही पूना का सारा फौज लेकर जनरल स्मिथ पेशवा की तलाश कर रहा है। वैसा आपका भी अगर कहीं से पेशवा का खबर मिलता है तो हमें बताइए, हम उसे पकड़ लेगा। पेशवा को पकड़ना इतना आसान मत समझिए। कई सरदार और हजारों की फौज आज भी उसके साथ है। वो सब हम पर छोड़ दीजिए। चलिए, आज आपके जैसा चित्त पावन ब्राह्मण के हाथों से पहली बार शनिवार वाड़ा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्लैग चढ़ाकर हम भी थोड़ा पुण्य कमा लेता है। बालाजी पंत नातू खुश होता है और कर्नल बैर के साथ दफ्तर से बाहर निकल जाता है। 17 नवंबर 1817 को अंग्रेजों द्वारा बालाजी पंत नातू के हाथों ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा जरूर चढ़ाया गया था, मगर फिर भी पूना पर अंग्रेज अपनी हुकूमत नहीं जमा पाए थे। उन्हें डर था कि पेशवा किसी भी वक्त उन पर आक्रमण कर सकता है और पूना पर फिर से अपना परचम लहरा सकता है। अंग्रेजों को तो पेशवा पर पूर्ण विजय चाहिए था, जो उस वक्त आसान काम नहीं था।
चालाक पेशवा बाजीराव अपने आप को अंग्रेजों से छुपाते हुए पूना से 50 कोस दूर विसापुर के घने जंगलों में हजारों एकड़ में फैले तालाब के पास हर वक्त अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने में लग जाता है। हर दिन बीसीओ सरदार अपने हजारों सैनिकों के जत्थों के साथ उसकी फौज में शामिल होने लगते हैं। अपनी ताकत बढ़ती देख बाजीराव का मन फूला नहीं समाता। अंग्रेजी कैलेंडर की पहली तारीख 1 जनवरी बार बार पेशवा के मस्तिष्क की चिमटी लेकर उसे याद दिलाते रहती है कि उसी दिन उसे एक ऐसा आक्रमण ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज पर करना है कि ना भूतो ना भविष्य। अंग्रेज अपने इतिहास में उस आक्रमण और हार को कभी भुला नहीं पाएंगे। और आखिर तारीख आ ही जाती है, उस साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर 1817। शाम का वक्त। जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे उसके अस्त की तैयारी में लग गया था, वैसे वैसे ठंड ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। फिर क्या था, कोहरे को भी उन पहाड़ों पर अपनी चादर बिछाने का मौका मिल ही गया था। और उसी कोहरे का फायदा उठाकर पेशवा बाजीराव की विशाल फौज छुपते छुपाते आगे बढ़ रही थी, जिसमें 20,000 घुड़सवार, 8,000 पैदल सेना और 60 तोफे थी। पेशवा की ये फौज खास तौर पर भीमा नदी की ओर बढ़ रही थी। एक तो उस जगह से उसके घुड़सवार पूना में घंटे भर में पहुंचकर हमला कर सकते थे। दूसरा, दिसंबर की ठंड का असर सिर्फ नदी का किनारा ही अपने गर्माहट से कम महसूस करवा सकता था। और तीसरा, विशाल सेना तथा घोड़ों की प्यास सिर्फ नदी ही बुझा सकती थी, ताकि दूसरे दिन की सुबह पूर्ण शक्ति के साथ हमला किया जा सके। पेशवा बाजीराव और सेनापति बापू गोखले अपने खास अंगरक्षकों से घिरे हुए उस विशाल सेना के बीच में अपने घोड़ों पर होते हैं, तो बाकी सरदार अपने जत्थों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सरदार विंचुरकर को एक खबर मिलती है और वह अपना जत्था छोड़कर अपने घोड़े को बाजीराव के घोड़े के बगल में लाता है। श्रीमंत, खबर मिली है जनरल स्मिथ पूना के सारे सैनिकों को लेकर हमारी तलाश में जंगल पहाड़ एक कर रहा है। ये सुनकर बाजीराव जोर से हंसता है। उस बेवकूफ को क्या मालूम, हम पूना की सरहद में घुस चुके हैं। इतना सुनते ही पीछे के घोड़ों पर चल रहे गोविंद बाबा, लक्ष्मण देसाई, त्र्यंबक जी ढेंगरे और दूसरे सरदारों के साथ ब्राह्मण पुरोहित सभी ठहाका लगाते हैं, मगर सेनापति बापू गोखले के गंभीर चेहरे पर जरा भी हास्य नहीं उमड़ता। उसके दिमाग में कुछ और ही पकते रहता है। वह अपना घोड़ा पेशवा के बगल में लाता है। श्रीमंत, इस वक्त पूना में अंग्रेजों की फौज ना के बराबर है। कल की जगह अगर आज रात को पूना पर हमला होता है तो सुबह तक हमारा झंडा शनिवार वाड़े पर लहराते हुए दिखेगा। सरदार विंचुरकर भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ श्रीमंत, मेरा भी यही विचार है। बाजीराव कुछ सोचते हुए सर हिलाता है, फिर अपने घोड़े को सामने दिख रही भीमा नदी की ओर मोड़ता है। पेशवा के फौज की ये सारी गतिविधियां दूर पहाड़ से घोड़े पर बैठा अंग्रेज खबरी भिलनाग देख लेता है। वह फट से घोड़े को पलटाता है और पूना में खबर देने निकलता है। फिर 1 घंटे तक जंगल पहाड़ों से बिना रुके घोड़े को दौड़ाकर शनिवार वाड़े के सामने लाता है। वाड़े के बाहर कई अंग्रेज सिपाही पहरे पर खड़े होते हैं, मगर उसे कोई नहीं रोकता। सबको पता होता है भिलनाग खास खबरी है। भिलनाग वाड़े के सामने घोड़े को बांधकर अंदर प्रवेश करता है और अंदर के गलियारे को पार करते हुए कर्नल बैर के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगता है। उस गलियारे में चलते हुए उसे अजीब सा समाधान मिलता है। जिस शनिवार वाड़े की तरफ देखना भी पेशवा ने अछूतों के लिए बंद कर रखा था, उसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लेते ही सबके लिए खोल दिया था। कुछ ही कदम चलकर वह दफ्तर के सामने आता है। अंदर कर्नल बैर और बालाजी पंत नातू बैठकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। भिलनाग अंदर आकर कर्नल को सैल्यूट करता है।
बैर मुस्कुराकर सर हिलाता है। क्या मैसेज है भिलनाक? साहब, अंदाजन 30 से 35 हजार सैनिक लेकर पेशवा बाजीराव पूना की ओर आ रहा है। कर्नल बैर ये सुनते ही उछलकर कुर्सी से गिरते गिरते संभलता है, फिर किसी तरह खड़ा होता है। यूं सच बोल रहा है? आपकी कसम खाता हूँ साहब। कर्नल बैर सोच में पड़ जाता है। ओह माय गॉड, हमारा सारा सैनिक तो जनरल स्मिथ के साथ गया है। बालाजी नातू बीच में ही टोकता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कर्नल साहब, जब तक बाजीराव को पूरी तरह से कुचला नहीं जाता वो चुप बैठने वाला जंतु नहीं है। कर्नल बैर कुछ देर तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, फिर टेबल पर रखे कोरे कागज पर कुछ लिखते हुए भिलनाक से कहता है। भिलनाक, तुम तुरंत शिरूर कैंप के लिए निकल जाओ। हो साहब, अब भी जाता हूँ। कर्नल बैर कागज पर अपने दस्तखत करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का मारकर वह कागज भिलनाक के हाथ में पकड़ाता है। वहां जाकर बताना पूना खतरे में है। भिलनाक झट से सैल्यूट करता है और वहां से बाहर निकल जाता है। शाम का पीला सूरज भीमा नदी के पश्चिम किनारे पर दिखने वाले पहाड़ के तलहटी में जैसे ही डूब गया था, वैसे ही भीमा नदी के किनारे बनाए गए हजारों पेशवा सैनिकों के तंबुओं में जल रहे दियों की टिमटिमाहट भी अब किसी दिवाली के जैसी जगमगाहट में बदल गई थी। उस जगमगाहट में हजारों सैनिक नदी में सांझ स्नान ले रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके हजारों घोड़े पानी पी रहे थे। तो उसी से कुछ दूरी पर पेशवा बाजीराव का विशाल सफेद तंबू किसी महल के जैसे चमचमा रहा था और उसके अंदर पेशवा और उसके सरदार किसी गहन प्रश्न पर विचार विनिमय की मुद्रा में बैठे थे। उन्हीं से दूरी बनाकर कुछ पुरोहित भी अपनी पोतियां खोलकर किसी सोच में डूबे हुए थे। तभी सरदार त्र्यंबक जी ढेंगरे अपना सिर उठाकर पहले तो सभी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है, फिर बात को आगे बढ़ाता है। श्रीमंत, मुझे एक शंका है। अगर रात में हम आक्रमण करते हैं तो पूना में जान माल का बहुत नुकसान हो सकता है, जिस वजह से वहाँ के हमारे ही लोग हमारे विरोध में जा सकते हैं। तभी सेनापति बापू गोखले अपनी वजनदार आवाज में इसका विरोध करता है। मगर त्र्यंबक जी, पूना में इस वक्त अंग्रेजों के बहुत कम सैनिक हैं। हम रात में उनके असावधानी का फायदा उठाकर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। बाजीराव पुरोहित की तरफ देखता है। आपका ज्योतिष क्या कहता है पुरोहित? पुरोहित अपने पंचांग में देखता है। श्रीमंत, मंगल, शनि, राहु और केतु सारे इस वक्त एक ही घर में हैं, मतलब अमंगल ही अमंगल। मेरे विचार से आज रात का मुहूर्त हमारे लिए युद्ध के अनुकूल नहीं है। मुझे शंका है कि आज रात हम अगर आक्रमण करते हैं तो जीत असंभव दिखती है। कल सुबह तक सारे ग्रह अपनी जगह छोड़ देंगे, तब हमारी जीत निश्चित दिख रही है। बाजीराव हाँ में सर हिलाता है। ठीक है, आक्रमण रात में नहीं, कल सुबह करेंगे। ये सुनते ही बापू गोखले द्वेष में आ जाता है। मगर श्रीमंत, मेरी तो सुनो, इन पुरोहितों को युद्ध का क्या ज्ञान है? सेनापति जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्य करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। वही हमें पूना में हमारा सिंहासन दिलवाएगा। आक्रमण कल होगा। पेशवा की बात सुनकर बापू गोखले दुखी होकर पैर पटकते हुए तंबू से बाहर निकल जाता है। 31 दिसंबर 1817 की अंधेरी रात आर्मी हेडक्वार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी शिरूर पर कड़ाके की ठंड का असर हर ओर दिख रहा था। पनिशमेंट के अंतर्गत रामनाक और सोननाक गेट पर ही पहरा दे रहे थे और ठंड से बचने के लिए उन्होंने सामने ही अंगारा जला रखा था। तभी उन्हें दूर घोड़े के पैरों की टप टप सुनाई देती है। पहरा दे रहे सोननाक और रामनाक अपनी राइफलों का बैरल उस ओर तान देते हैं। तभी उन्हें सामने से खबरी भीलनाक आता हुआ दिखता है। रामनाक उसे गेट पर ही रोकता है। क्या बात है भिलनाक, इस वक्त? नाइक साहब, पेशवा बाजीराव की खबर लाया हो। इतना सुनते ही दोनों के चेहरे तन जाते हैं तो आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। रामनाक गेट खोल देता है तो भीलनाक
अंदर आ जाता है। शिरूर कैंप के दफ्तर में कमान अधिकारी कर्नल फिल्समैन के हाथों में भिल्लाक ने लाया हुआ कर्नल बैर का संदेश होता है, पूना इज इन डेंजर। इतना पढ़कर वो सामने बैठे कैप्टन स्टॉटन और लेफ्टिनेंट पीटरसन की तरफ देखता है। उनसे कुछ दूरी पर ही जमादार गोरे और हवालदार कान सिंह खड़े होते हैं तो दरवाजे से सटकर खबरी भिल्लाक खड़ा होता है। कर्नल फिल्समैन कागज सामने के टेबल पर रखता है और खड़ा होकर दीवार पर टंगे उस एरिया के नक्शे को देखते हुए कहता है, कैप्टन स्टॉटन, इट्स एन इमरजेंसी। आई थिंक यू हैव टू मूव इमीडिएटली। कैप्टन स्टॉटन भी खड़ा होता है। आया सर। कर्नल फिल्समैन जमादार गोरे से पूछता है, जमादार गोरे, इस वक्त हमारा पास कितना फौज प्रेजेंट है? साहब, इस वक्त बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री 2nd बटालियन के 812 जवान, मद्रास तोफखाना के 106 जवान और 520 घुड़सवार हाजिर है श्रीमान। ओके कैप्टन, गेट रेडी विथ योर सोल्जर्स। कैप्टन स्टॉटन अदब से झुककर कहता है, सर, one request. Please give me Bombay Native Infantry's maximum Mahar soldiers in my convoy. Why Mahars? Anything special? Sir, it's very cold and I have to cross 40 miles. I know Mahars. They are very familiar with these areas. And secondly, they are really brave and fighters. लेफ्टिनेंट पैटिसन भी स्टॉटन की बात का अनुमोदन करता है। Yes, sir. Apart from this, Mahars have a very hard enmity against Peshwa. कर्नल फिल्समैन मुस्कुराता है। Okay, it's nice. But I don't want any loopholes from our side. Beside infantry, you also take some cannons and cavalry along with you. सभी अंग्रेज अफसर खड़े होकर फिल्समैन को सैल्यूट करते हैं। कैप्टन स्टॉटन बाहर जा रहे जमादार गोरे को रोकता है। जमादार गोरे, 500 नेटिव इन्फेंट्री का जवान तुरंत तैयार करो। ज्यादा से ज्यादा महार, 250 घुड़सवार और 6 पाउंड का तोफ और सफिशिएंट गोला बारूद एंड बुलेट्स कैरियर में डलवा दो। जी हाँ साहब। जमादार गोरे सैल्यूट कर बाहर निकल जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेटिव जवानों की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। घुड़सवार अपने घोड़े को तैयार करने में लग जाते हैं तो इन्फेंट्री के महार जवान शस्त्रागार से शस्त्र लेकर 3-3 के फाइल में जमादार गोरे के सामने आकर खड़े होने लगते हैं। मद्रास तोफखाना के कुछ जवान 2 तोपों को खींचते हुए गेट के पास लाकर घोड़ों से बांधने लगते हैं। जमादार गोरे सारी तैयारी देखते हुए मुख्य गेट पर आता है। वहाँ सोमनाथ और रामनाथ दोनों मायूस नजरों से तैयारी में लगे जवानों को देखते हुए खड़े होते हैं। आखिर रामनाथ से रहा नहीं जाता तो वह गोरे से कहता है, जमादार साहब, पेशवा से युद्ध है और हमें छोड़ रहे हो। गोरे मुस्कुराता है, तुम चलोगे तो यहाँ गेट पर पहरा कौन देगा? तभी सोमनाथ तपाक से कहता है, साहब, हम चौकीदारी करने अंग्रेज फौज में नहीं आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं। क्या लड़ने को आए हो? तुम दोनों डिफॉल्टर हो। क्या सबक लेंगे सिपाही तुम लोगों से? तुम लोग अंडर पनिशमेंट हो, यही रहोगे। गोरे उन पर नाराज होकर वहां से निकल जाता है। सोमनाथ और रामनाथ दोनों मायूस हो जाते हैं। मुख्य दफ्तर के दीवार पर लगे नक्शे पर नजरें गड़ाए कैप्टन स्टॉटन और लेफ्टिनेंट पैटिसन पूना जाने की प्लानिंग में लगे होते हैं। स्टॉटन नक्शे पर बने एक रास्ते पर पेंसिल से निशान बनाते हुए कहता है, लेफ्टिनेंट, दिस इज द प्लेस वेयर पेशवा लास्ट लोकेटेड। आई थिंक देयर मे बी अ रिस्क मूविंग ऑन दिस रेगुलर रूट। कैप्टन स्टॉटन पेंसिल को उठाकर फिर दूसरी जगह रखकर निशाना बनाता है। एंड this alternate route is also blocked here. This bridge is broken. I don't find any other route. तभी दरवाजे से सोमनाथ की आवाज आती है, साहब, एक रास्ता और है जो घूमकर जंगल से जाता है और भीमा नदी के पास पहुंचा देता है।
कैप्टन स्टॉटन और लेफ्टिनेंट पैटिसन दोनों पलटते हैं तो सामने सोननाग और रामनाग को खड़े देखते हैं। दोनों सैल्यूट करते हैं। जय जोहार साहब। कैप्टन स्टॉटन अभिवादन में सर हिलाता है। तुम यहाँ कैसा? तुम तो गेट पर होना चाहिए। सोननाग के चेहरे पर विनती के भाव उभरते हैं। पेशवा बाजीराव से लड़ने का मौका है साहब, उससे लड़ने के लिए ही तो हम फौज में आए हैं। रामनाग भी हाथ जोड़ता है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो हम कब से इंतजार कर रहे हैं साहब। कैप्टन स्टॉटन मुस्कुराता है। हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम दोनों अभी तक हमारा पास क्यों नहीं पहुंचा? तैयार हो जाओ, गेट रेडी। सोननाग और रामनाग दोनों खुश होकर सैल्यूट करते हैं और एक साथ चीखते हैं, पेशवा हम आ रहे हैं। तभी स्टॉटन सोननाग से पूछता है, लिसन सोननाग, तुम किस रास्ता का बात कर रहा है जो हमें जंगल से नदी तक पहुंचाएगा? सोननाग अंदर आता है। साहब, हमारा सारा जीवन ही इन जंगलों में बीत गया है, आप बस चलने की तैयारी कीजिए, रास्ता मैं बताऊंगा। कैप्टन मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता है। कड़ाके की ठंड के बीच उस अंधेरी रात में शिरूर कैंप के गेट से सबके सामने सोननाग एक घोड़े पर निकलता है। उसके पीछे 5 घोड़ों पर 5 अंग्रेज अफसर कैप्टन स्टॉटन, लेफ्टिनेंट पीटरसन, असिस्टेंट सार्जेंट विनगेट, लेफ्टिनेंट चिशोल्म, लेफ्टिनेंट जोन्स होते हैं। उसके पीछे 2 तोपों को 4 घोड़े खींचते हुए चलते हैं, जिसके साथ 24 मद्रास तोपखाना के गनर्स होते हैं। उनके पीछे शस्त्रों से भरी बड़ी संदूक की बग्गी को खींचते हुए 8 घोड़ों का काफिला निकलता है। उनके पीछे 500 सैनिकों की पैदल सेना और सबके पीछे 250 घुड़सवार। इस तरह उन योद्धाओं का काफिला अंधेरी रात में शिरूर कैंप के मुख्य गेट से पूना के लिए निकलता है। 3-3 के फाइल में चल रहे पैदल सैनिकों के एक कंधे पर राइफल तो दूसरे कंधे पर उनके सामान का पिट्ठू होता है। कुछ ने हाथों में मशालें पकड़ी होती है तो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा पकड़े होते हैं। सभी के चेहरे पेशवा के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए आत्मविश्वास से भरे होते हैं। पैदल सिपाहियों में सबसे आगे रामनाग, बोधनाग, जमादार गोरे, चनाजी पवार, प्रसाद सिंह, हवालदार कान सिंह, बाबू सावंत, शेख अहमद चलते हैं। इसी बीच रामनाग चलते हुए जमादार गोरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है, मानो उसे जतलाना चाहता हो कि आपने तो रोका, मगर ये योद्धा तो सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए ही बना है। कुछ ही देर बाद जंगल पीछे छूटकर पहाड़ शुरू होते हैं, जिस कारण घोड़े तोपों को और शस्त्रों से भरी संदूक की बग्गी को खींच पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तब सारे पैदल जवान उस रात के अंधेरे में भी एक साथ मिलकर उस फिसलन भरे रास्तों से तोहफे और सारा असला खींचकर पहाड़ों के उस पार ले जाते हैं। दिसंबर महीने की आखिरी रात के ठंड में भी हर किसी के चेहरे से पसीना टपकने लगता है, मगर रात भर रास्ते की हर तकलीफ पर विजय पाकर दूसरी सुबह उनका काफिला कोरेगांव के पास आता है। सबके सामने चल रहा सोननाग अपने घोड़े की लगाम खींचता है। घोड़ा हिनहिनाते हुए रुक जाता है। कैप्टन स्टॉटन अपने घोड़े को सोननाग के पास लाता है। क्या बात है? साहब, यहाँ तक तो हम आ गए, मगर यहाँ से पूना जाने के लिए एक ही रास्ता है और अब दिन भी निकल गया है। मैं चाहता हूँ मैं कुछ आगे चलूँ और अगर कुछ शंका हुई तो पीछे आकर खबर देते रहूंगा। कैप्टन स्टॉटन मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता है। वेरी गुड सोननाग, गो अहेड, जाओ, तुम बताएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ेगा। सोननाग सैल्यूट मारकर घोड़े के पीठ को थपथपाता है, वैसे ही घोड़ा आगे बढ़ता है। कुछ ही देर बाद वह दूर जाकर ओझल हो जाता है। बाकी सेना धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ने लगती है। मगर कुछ ही देर बाद कैप्टन स्टॉटन देखता है सोननाग भीमा नदी की ओर से हाथ उठाकर काफिला रोकने का इशारा करते हुए वापस आ रहा है। सोननाग के नजदीक आते ही स्टॉटन उससे पूछता है, अब क्या बात है? साहब, नदी के उस पार पूना के रास्ते पर पेशवा का बड़ा लश्कर तैयार खड़ा है। कैप्टन स्टॉटन सोच में पड़ जाता है। ओह माय गॉड, अब हम
पूना कैसा जाएगा? तभी असिस्टेंट सार्जेंट विनगेट सामने आकर अपना सुझाव देता है। Captain sir, I won't find any place here to hide ourselves. I think we have to return back from here. यह सुनते ही कैप्टन स्टॉर्टन उस पर गुस्सा होता है। What you are talking, Sergeant? Don't demoralize others. सार्जेंट विनगेट नीचे सर कर लेता है तो सोननाक दूसरा तरीका बताता है। साहब, हम इस रास्ते से पूना नहीं जा सकते हैं, मगर हम पेशवा को पूना जाने से रोक जरूर सकते हैं। How? वो कैसा? सोननाक दूर भीमा नदी के किनारे बसे पूरे गांव की ओर हाथ दिखाता है। उस गांव के अंदर उनके घोड़े नहीं आ पाएंगे। कैप्टन स्टॉर्टन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरती है। ओके, फॉर टाइम बिंग हम पेशवा को यही रोकेगा। तब तक जनरल स्मिथ की मदद हमें मिल ही जाएगा। कैप्टन स्टॉर्टन पैटिसन की तरफ देखता है। लेफ्टिनेंट, मुझे लगता है जनरल स्मिथ अपना फौज के साथ नजदीक ही होगा। 8-10 मैसेंजर उन्हें ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन का भेज दो। आया सर। पैटिसन कुछ घुड़सवारों को अपने पास बुलाता है तो बाकी फौज को कैप्टन स्टॉर्टन पूरे गांव की तरफ बढ़ने का इशारा करता है। दोस्तों, आगे की कहानी आप अगले चैप्टर 7 में सुन सकते हैं। बॉम्बे इन्फेंट्री के 500 महार और दूसरे सैनिकों के बदौलत अंग्रेज पेशवा बाजीराव की अफाट सेना का मुकाबला किस तरह कर पाएंगे, ये रण संग्राम किस मायने में अलग है, कौन सी रणनीति अपनाई गई, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए आत्मसम्मान का रण संग्राम 1 जनवरी 1818 और इस ऑडियो बुक पर अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए।